नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। ज्ञानवापी विवाद में कल कोर्ट में क्या होगा? क्वाड की मीटिंग से चीन टेंशन में क्यों है? जापान में जय श्री राम के नारे किसने लगाए? अयोध्या में मंदिर निर्माण की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इन सब के अलावा तेज रफ्तार में 100 खबरें भी होगी, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। अगले 1 घंटे में सभी सवालों के जवाब वीडियो सबूत के साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले 5 मिनट में अब तक की 50 अपडेटेड खबरें बिना ब्रेक के। वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी केस पर फैसला सुरक्षित। 45 मिनट की बहस के बाद आज की सुनवाई खत्म। तीनों पक्ष की बात सुनने के बाद अब कल आएगा फैसला। वाराणसी जिला कोर्ट में वर्शिप एक्ट पर कल सुनवाई संभव। एडवोकेट कमीशन का काम पूरा, कल होगा अगली तारीख का ऐलान। हिंदू पक्ष वकील विष्णु जैन का बयान, कहा कोर्ट कल तय करेगा सुनवाई कैसे हो। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को कोर्ट रूम में जाने से रोका गया। कोर्ट में सिर्फ 23 लोगों को इजाजत, 19 वकील, 4 याचिकाकर्ताओं को अनुमति। मुस्लिम पक्षी कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह पर कार्रवाई की मांग। तहखाने के वीडियो लीक मामले पर कहा कि यह बहुत बड़ी साजिश है, कोर्ट से करेंगे दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। ज्ञानवापी में मंदिर होना के पुख्ता सबूत। 1632 में भारत आए ब्रिटिश ट्रेवलर पीटर मुंडी की किताब में खुलासा। पीटर की किताब में शिवलिंग, गणेश और नंदी का भी जिक्र। वाराणसी में किसी भी मस्जिद का जिक्र नहीं। पूर्व महंत कुलपति तिवारी की नई याचिका। शिवलिंग पूजा की इजाजत के लिए जिला कोर्ट में दायर की याचिका। शिवलिंग पर अशोक गहलोत के बयान पर बिफरे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम, कहा खुद को लिबरल दिखाने के लिए शिवलिंग का मजाक बनाना गलत नहीं, घोर पाप है। कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई टली। मथुरा सिविल कोर्ट में 1 जुलाई को सुनवाई होगी। टोक्यो में प्रवासियों को पीएम मोदी ने किया संबोधित। भारतीय समुदाय के लोगों ने जमकर लगाए जय हिंद और भारत माता की जय के नारे। संबोधन की शुरुआत में पीएम मोदी ने किया स्वामी विवेकानंद का जिक्र। कहा स्वामी जी ने भी जापान की करी थी तारीफ। टोक्यो में पीएम मोदी ने कहा कि मैं मक्खन पर नहीं, पत्थर पर लकीर खींचता हूं। आज भारत अपने खोए विश्वास को पा रहा है। जापान में योग की लोकप्रियता का भी पीएम मोदी ने किया जिक्र। कहा जापान में ऐसा कोई नहीं जो योग ना जानता। जापान को पीएम मोदी ने बताया नेचुरल पार्टनर। कहा जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध और ज्ञान का है। कोरोना काल की चुनौतियों पर भी बोले पीएम मोदी। का कोरोना में चौतरफा अनिश्चितता के बीच भारत ने ढूंढे हैं समाधान। क्लाइमेट चेंज पर पीएम मोदी ने जताई चिंता। कहा क्लाइमेट चेंज एक संकट है, भारत ने 2070 तक नेट जीरो की कही बात। भारत में बुलेट ट्रेन पर पीएम का जापान को धन्यवाद। कहा भारत के विकास में जापान का सहयोग है। पीएम मोदी ने भारत में जापान को बताया मजबूत लोकतंत्र। कहा चुनाव में हमें मिली रिकॉर्ड सफलता। संबोधन के बाद जापान में रह रहे भारतीयों के साथ पीएम मोदी ने खिंचवाई सेल्फी। दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। आजादी से अभी तक के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम। उत्तराखंड के मदरसों को लेकर राज्य सरकार का सख्त रवैया। अल्पसंख्यक मंत्री ने 425 मदरसों की जांच के आदेश दिए। बड़गाम पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की। प्रदर्शनकारियों से बातचीत। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पानी की किल्लत पर बीजेपी का हल्ला बोल। देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में जमकर हुआ प्रदर्शन। बीजेपी सरकार पर बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निशाना। कहा हिटलर और स्टालिन से भी बदतर है बीजेपी का राज। दिल्ली के नए एलजी बने विनय सक्सेना। इस्तीफे के बाद विनय सक्सेना ने ली अनिल बैजल की जगह। राष्ट्रपति ने अनिल बैजल का इस्तीफा मंजूर किया। दिल्ली के नए एलजी विनय कुमार सक्सेना का मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया स्वागत। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का झारखंड सरकार पर बड़ा आरोप। कहा झारखंड में घुसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के बीच ठनी। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार को समर्थन नहीं देगी जेएमएम। गया के पूर्व विधायक शिव वचन सिंह समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। नवी मुंबई में सस्ते सोने के बिस्किट के नाम पर 39 लाख रुपए की ठगी हुई। खारघर पुलिस स्टेशन में पीड़ित ने दर्ज कराई एफआईआर। नवी मुंबई के सुपरमार्केट में काजू बादाम की चोरी। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। हरियाणवी सिंगर दिव्या इंदौरा की हत्या हुई। रोहतक पुलिस ने बरामद किया दफनाया हुआ शव। साथ में काम करने वाले 2 लोगों पर हत्या का आरोप। गाजियाबाद की नोली में नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सतंग के महर रोपवे प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद रोपवे चालू। तूफान के बीच ट्रॉली में फंसे लोग। पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा के बेटे ने इंदौर के कारोबारी को मारी टक्कर। विरोध करने पर पीटा। जयपुर में बेरोजगार छात्रों पुलिस में टकराव हुआ। प्रदर्शनकारियों की सीएम आवास की ओर कूच करने की कोशिश।
दिल्ली के मुस्तफाबाद में आग हादसे पर एनएचआरसी का दिल्ली का सरकार कमिश्नर को नोटिस, 4 हफ्तों में मांगी डिटेल रिपोर्ट। वाराणसी की गंगा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा, नाव में सवार 6 युवकों में से 3 की मौत हुई। वाराणसी में नाव डूबने की घटना पर मुख्यमंत्री योगी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपया, 18 पैसे बढ़कर नई कीमत 77 रुपए 52 पैसे हुई। भारत के सबसे बड़े वॉरफेयर आईएनएस जलाश ने किया युद्धाभ्यास, गल्फ ऑफ कच्छ में वायुसेना और आर्मी के साथ लिया ड्रिल में हिस्सा। डब्ल्यूएचओ महानिदेशक ने किया आशा वर्कर्स का सम्मान, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से नवाजा गया। आशा वर्कर्स के सम्मान पर प्रियंका गांधी का बयान, कहा देश को आशा बहनों पर गर्व है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल विजेता निखत जरीन का बयान, कहा चैंपियनशिप जीतना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एशिया हब कप हॉकी में भारत पाकिस्तान का मैच 1-1 से ड्रॉ हुआ, 58 मिनट तक बढ़त के बाद भी नहीं जीत सकी टीम इंडिया। कश्मीर में फिल्म सेट पर समंता प्रभु और विजय देवरकोंडा हुए चोटिल, गहरे पानी में गाड़ी गिरने से चोट लगी। बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी कंगना की धाकड़, 100 करोड़ की लागत वाली फिल्म में नहीं की 10 करोड़ की भी कमाई। फिल्म पृथ्वीराज के नए गाने मखमली का टीजर रिलीज हुआ, 3 जून को सिनेमाघरों में आएगी अक्षय मानुषी की फिल्म। और हॉलीवुड फिल्म रेनोवेशंस के लिए अलवर पहुंचे अनिल कपूर और जेरेमी रेनर, गांव वालों की भीड़ देखकर कहा कि हमें नहीं चॉपर को देखने आए। और इस बीच बड़ी खबर यह कि ज्ञानवापी मामले पर आज वाराणसी जिला कोर्ट की सुनवाई पूरी हो चुकी है, जिसके बाद न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने अपना फैसला कल दोपहर 2 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया। जिला जज अब कल फैसला सुनाएंगे कि कौन से मामले को पहले सुना जाएगा। और आज पहले मुस्लिम पक्ष ने दलील दी, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दलील दी, तीसरे नंबर पर हिंदू पक्ष ने अपनी बात रखी। वर्षीट एक्ट पर कल भी सुनवाई संभव है। ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी जिला कोर्ट की सुनवाई पूरी हो गई, जिसके बाद न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने अपना फैसला कल दोपहर 2 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया। जिला जज अब कल फैसला सुनाएंगे कि कौन से मामले को पहले सुना जाएगा। तो साफ तौर पर इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि जिला अदालत ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा कि इस विवाद की आगे की सुनवाई की प्रक्रिया क्या होगी। 45 मिनट चली कार्रवाई में हिंदू पक्ष की तरफ से सीनियर वकील मदन बहादुर सिंह पेश हुए। उनके साथ एडवोकेट हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन मौजूद रहे। वहीं मुस्लिम पक्ष से एडवोकेट रईस अहमद और अभय यादव शामिल हुए। आज हुई बहस में हिंदू पक्ष ने दलील दी कि श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा करने की इजाजत दी जाए, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी में मौजूद वजूखाने को सील करने का आदेश रद्द करने की मांग की। हिंदू पक्ष ने कहा कि वजूखाने में मिले शिवलिंग की भी हिंदुओं को पूजा करने दी जाए और नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार को तोड़ दिया जाए। तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने 1991 के एक्ट का हवाला देते हुए सर्वे और केस के कानूनी आधार को चुनौती दी। कोर्ट का फैसला चाहे जो भी हो, पर पूरे मामले में कल का दिन बेहद अहम होने वाला है। अमित कुमार के साथ हिमांशु दीक्षित, वाराणसी, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो वहीं अयोध्या में मंदिर निर्माण प्रगति पर है। मंदिर निर्माण की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का जल्द निर्माण शुरू होगा, ये बात लगभग तय हो चुकी है और संभावना ये कि सीएम योगी गर्भगृह का पहला पत्थर रख सकते हैं। मंदिर ट्रस्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ को इसमें शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। अब आपको बताते हैं कि झारखंड के चतरा में वो कौन है जिसने दहशत का माहौल बना दिया। वो कौन है जिसकी वजह से तनाव भरपूर दिखा। वीडियो में देखेंगे तो आपको दहशत भी होगी। केरल में वो कौन है जो देश का माहौल खराब करने की फिराक में है। वीडियो में कुछ ऐसा ही है। जुलूस के दौरान धाए धाए जमकर नारेबाजी, जमकर हवाई फायरिंग का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरें झारखंड के चतरा की है। जब इलाके के मुखिया समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला तो उत्पात भी भरपूर हुआ। मुखिया समर्थकों की हवाई फायरिंग के बाद खौफ का माहौल बन गया।
चतरा के हंटरगंज प्रखंड के निर्वाचित मुखिया शमशाद मियां और उनके समर्थकों पर देवी मंडप की मूर्ति को विखंडित करने का आरोप लगा। इसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। घटना के विरोध में गांव वाले सड़क पर उतर आए। आनन फानन में मौके पर पुलिस प्रशासन पूरे दल बल के साथ पहुंच गई और उन्हें समझा बुझाकर शांत करवाया। एक बार फिर माहौल खराब करने की कोशिश। एक छोटा सा बच्चा भड़काऊ नारे लगा रहा है। ये वीडियो केरल के आलापुझा की है, जब एक रैली से फिर विवाद में घिरा इस्लामिक संगठन PFI। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मुस्लिम समाज को भड़काने और देश का माहौल खराब करने के लिए PFI अब बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। एक बार फिर सुनिए बच्चे की जुबान से निकली भड़काऊ नारेबाजी। हैरत की बात यह है कि इस रैली के दौरान मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन वो सिर्फ मुख्य दर्शक बनी रही। किसी भी पुलिसकर्मी ने इस भड़काऊ नारेबाजी को रोकने की कोशिश नहीं की। फिलहाल ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरें दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 31 की निठारी की हैं, जहां एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आज भीषण आग लगी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयावह कि 3 दुकानें जलकर खाक हो गईं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो सो फायर कर्मचारी जो हैं वो अंदर बेसमेंट के अंदर घुस करके वो आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जो फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि आग जो है वो इस बिल्डिंग के बेसमेंट में लगी थी और नीचे जो बेसमेंट है वहाँ पर एक AC का जो है वो गोडाउन था, उस गोडाउन के जरिए आग लगी है। फिलहाल जो जानकारी मिली है फायर अधिकारियों के मुताबिक, उसके मुताबिक यही है कि अंदर अभी फिलहाल किसी के फंसे होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है सो फायर के जो कर्मचारी हैं वो लगातार अंदर तहकीकात कर रहे हैं कि कहीं कोई बिल्डिंग के अंदर फंसा तो नहीं है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि आग लगने की क्या वजह है, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि देखिए किस तरीके से फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ यहाँ पर लगातार मौजूद है। तकरीबन 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ी है जो इस वक्त यहाँ पर आग पर पूरी तरीके से काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी अरुण कुमार सिंह के मुताबिक दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन कूलिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। किसी के भी अंदर फंसे होने की सूचना नहीं है। बेसमेंट में आग थी और बेसमेंट में जब भी आग होती है तो स्मोक काफ़ी ज़्यादा होता है। जो भी हमारे एंट्री पॉइंट्स होते हैं उन्हीं के थ्रू वो स्मोक बाहर निकलता है। इसके अलावा अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट क्रिएट हो जाती है, तो इस कारण काफ़ी चैलेंज होता है बेसमेंट की आग बुझाने में। आग की भयावहता को देखते हुए आसपास के दुकानदार अपने सामानों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाते दिखे। चारों तरफ धुएं के गुबार से अंधेरा छा गया। हालांकि इस मार्केट कॉम्प्लेक्स में आग क्यों लगी, किन वजहों से लगी, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया। राहत की बात रही कि यहाँ कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन नुकसान लाखों का हो गया। प्रेरित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। धू धू कर जली आग, सब कुछ जलकर हुआ खाक। जमीन पर भीषण आग की भीषण लपटें, आसमान में धुएं का गुब्बार। भीषण आग लगने के बाद मच गया हाहाकार। आग की भीषण लपटों की तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर की है, जब बल्लारपुर पेपर मिल में आग लग गई और कुछ ही देर में आग ने इतना भयानक रूप ले लिया कि सब कुछ जलकर खाक हो गया। पेपर मिल के डिपो में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते लकड़ी के 3 डिपो जलकर खाक हो गए, जबकि एक पेट्रोल पंप भी स्वाहा हो गया। आग ने इतना भयानक रूप लिया था कि मौके पर 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी कम पड़ गई। आग पर काबू पाने के लिए घंटों की मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आग कैसे लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं कोटा में बवंडर ने लोगों को डराया तो नींबू के बड़े आकार के ओले की वजह से बिजली तंत्र ध्वस्त हो गया। कोटा में 3.7 mm तक की बारिश हुई है। आज देश के और खासतौर पर उत्तरी क्षेत्र में बारिश हुई है। कई जगहों पर ओले पड़े और ओलों की वजह से बिजली तंत्र पूरा ध्वस्त हो गया। कोटा से तस्वीरें सामने आई।
अगर आपने रेतीले तूफान का तांडव नहीं देखा तो आज आप देख लीजिए, जिसने पूरे शहर को नरक जैसा बना दिया, जिंदगी मुहाल कर दी। तो बाढ़ के जरिए खौफनाक तस्वीर भी दिखाते हैं आपको, जहां इंसान तो इंसान, बेजुबानों को भी राहत नहीं। रेतीले बवंडर से इराक में खलबली मची है। इराक में उठे भयंकर रेतीले तूफान ने पूरे देश को झकझोर दिया है। अप्रैल के बाद से इराक में उठा ये 8वां रेतीला तूफान है। तूफान की वजह से सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। तकरीबन 5000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तूफान इतनी तेजी से उठा कि राजधानी बगदाद धूल के बादलों से ढक गया। तूफान का असर इराक के दूसरे शहरों में भी देखा जा रहा है। दक्षिणी इराक के शिया बहुल नजफ और उत्तरी कुर्द में भी रेतीले तूफान का असर पड़ा है। तूफान की वजह से इमारतें, घरों की छतें और कार रेत से ढकी नजर आई हैं। तूफान को देखते हुए अधिकारियों ने राजधानी बगदाद सहित देश के 18 प्रांतों में से 7 सरकारी कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। तूफान की वजह से यहाँ के हवाई अड्डे, स्कूल और ऑफिस बंद कर दिए गए हैं। आसमानी आफत में हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भी बुरी तरह से प्रभावित है। हजारों लोग बाढ़ के बीच फंसे हैं। आलम यह है कि गांव का गांव मुख्य धारा से पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। जैसे तैसे स्थानीय लोग बाढ़ के बीच जिंदगी तलाश रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट के सिलहट इलाके में बाढ़ की वजह से बांध टूट गया, जिसकी वजह से दर्जनों गांव पूरे के पूरे पानी में समा गए। 150 से ज्यादा सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। असम में बाढ़ से हाल बेहाल है। इंसान तो परेशान है ही, बेजुबानों की जान पर भी आफत मंडरा रही है। मोरीगांव जिले के पोबितोरा वन्य अभयारण्य में बाढ़ से जानवरों को बचाने के लिए वन विभाग का अमला लगातार कोशिश कर रहा है। पोबितोरा मुख्य रूप से अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है। इसके साथ ही तेंदुआ, जंगली सुअर, हिरण, जंगली भैंसा जैसे जानवरों का भी यहाँ बसेरा है। रेंजर इनके दास के मुताबिक यहाँ पर 6 हाईलैंड्स हैं, जहाँ बाढ़ आने पर जानवर जा सकते हैं। वन्य जीव अभयारण्य में एक आधुनिक बोट, एक स्पीड बोट और करीब 18 देसी नावें हैं, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर गश्ती के लिए किया जाता है। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक विशाल रैली निकाली। क्यों उपचुनाव जीतना जरूरी है? तो औरंगाबाद में पानी की किल्लत पर बीजेपी का हो हल्ला भी लगातार शुरू हो चुका है। शिवसेना को टेंशन क्यों ही दिखाते हैं? उत्तराखंड के चंपावत में 31 मई को विधानसभा उपचुनाव है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वोटरों को अपने साथ साधने के लिए सीएम ने आज बड़ी चुनावी रैली की। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखी। दरअसल सीएम पद पर बने रहने के लिए धामी को ये चुनाव जीतना काफी जरूरी है। लिहाजा सीएम धामी जीत के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को बता रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान पुष्कर सिंह धामी को पार्टी ने खटीमा से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। बावजूद इसके पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से प्रदेश की कमान सौंपी। ऐसे में धामी के लिए ये चुनाव जीतना नाक का सवाल है। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, हाथों में पोस्टर और बैनर, लहराता हुआ बीजेपी का झंडा और ढोल नगाड़ों की था। तस्वीरें महाराष्ट्र के औरंगाबाद की है, जब बीजेपी ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जल आक्रोश रैली निकाली। रैली में ऊंट की सवारी और ऊंट पर पानी भरने के बर्तनों का अंबार, महिलाओं के सिर पर भी पानी के बर्तन। पानी की भारी दिक्कत के मुद्दे पर बीजेपी की ये विशाल रैली हुई। लोगों के बीच भारी आक्रोश है कि पानी की समस्या खत्म करने के लिए महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार कुछ नहीं कर रही। चारों तरफ अफरा तफरी, कहीं कुर्सी टूटी है, कहीं पोस्टर फटे पड़े हैं। मौके पर पुलिस की भी मौजूदगी है। तस्वीरें महाराष्ट्र के औरंगाबाद की है, जब शिवसेना और बीजेपी के बीच तन गई। शिव सैनिकों ने
बीजेपी के पोस्टर फाड़ डाले तो बीजेपी कार्यकर्ता भी आग बबूला हो गए। दरअसल महाराष्ट्र के सियासी दंगल में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बीजेपी लगातार कोशिशें कर रही है। इस दौरान सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की जल आक्रोश यात्रा होने वाली है। तो आज औरंगाबाद में हांडी मोर्चा की तैयारी से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए थे, लेकिन सभी पोस्टरों को शिव सैनिकों ने फाड़ डाले। इससे पहले ये तस्वीरें भी नजर आई कि बीजेपी के पोस्टर के ऊपर शिव सैनिकों ने पोस्टर लगाए थे। तनाव बढ़ा तो मौके पर पुलिस ने हालात को नियंत्रण में करने की कोशिश की। तो दिल्ली एनसीआर में नकली नोट फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। सिंडिकेट जो है वो 500 रुपए के नकली नोट छापता था। नकली नोट सिंडिकेट के 3 लोग गिरफ्तार किए गए और 4.5 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए गए। आखिर जगह 4.5 लाख से ज्यादा नकली नोट बरामद की गई, जिनकी कुल कीमत लगभग 30 लाख रुपए आंकी जा रही है और उसकी नकली शीट बरामद की गई। नकली नोट छापने वाला सारा सामान कब्जे में ले लिया गया। दरअसल लोनी के ट्रॉनिका सिटी में पूरी फैक्ट्री चल रही थी। सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। तस्वीरें दिल्ली की है और जो 500 के नोट आप देख रहे हैं वो नकली है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4,63,000 के नकली नोट और 30,12,000 के आधे बने नकली नोट जब्त किए हैं। पुलिस टीम हैरान रह गई जब उसने नोट छापने की फैक्ट्री पर रेड डाली। फैक्ट्री में क्या क्या मिला देखिए। नोट बनाने में इस्तेमाल डाई, 4 बॉक्स इंपोर्टेड इंक, कंप्यूटराइज प्रिंटिंग मशीन, 3 CPU, 1 एडवांस स्कैनर। नकली नोट छापने के इस पूरे रैकेट का सरगना आशीष जैन है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आशीष के साथ राजपाल अजीम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये पूरा रैकेट 500 के नकली नोट ही छापता था। अभी तक की जांच में ऐसा पता चला है। आगे पुलिस की स्पेशल टीम इस पूरे फेक करेंसी सिंडिकेट की सप्लाई चेन तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज समाजवादी पार्टी को क्या हुआ? पूरी तैयारी के साथ आई थी। माहौल ऐसा बनाया गया कि योगी सरकार को झकझोर कर रख देंगे, लेकिन उधर एक तरफ ज्ञानवापी पर कोहराम मचा है तो मथुरा में मस्जिद पर घमासान। बेंगलुरु में भी मंदिर मस्जिद को लेकर नया दावा सामने आ चुका है। काजू और बादाम पर सेंध, सुपरमार्केट से पूरा का पूरा काजू बादाम साफ। सुनने में कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन तस्वीरें सब बोलती हैं। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर को गौर से देखिए। सुपरमार्केट में घुसा ये एक चोर है, जिसे काजू बादाम इतना पसंद है कि ये पूरा का पूरा दुकान ही साफ कर गया। सीसीटीवी में कैद ये वीडियो 19 मई का है, जब नवी मुंबई के खारघर के एक सुपरमार्केट में चोर ताला तोड़कर घुस गया और मार्केट के सारे काजू बादाम पर हाथ साफ कर फरार हो गया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हाथों में बैनर लेकर और नारेबाजी कर यूपी विधानसभा में खूब हंगामा काटा। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को जमकर घेरा। इसी शोरगुल के बीच आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण जारी रखा, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक हाथों में बैनर लेकर विरोध का सुर बुलंद करते रहे और उनका साथ दिया राष्ट्रीय लोक दल के विधायकों ने। भारी हंगामे को देखते हुए 24 मई सुबह 11 बजे तक के लिए विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। वहीं इस दौरान 18वीं विधानसभा के पहले सत्र में रंग बिरंगा नजारा देखने को भी मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सदस्य अपनी अपनी पार्टियों के ध्वज के रंग की टोपियां और अंगवस्त्र पहने नजर आए। तस्वीरें कर्नाटक के मैंगलोर की है, जहां उत्तर प्रदेश के काशी, मथुरा की तरह मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हिंदू पक्ष के लोगों का दावा है कि मस्जिद परिसर में एक मंदिर का स्ट्रक्चर मिला है जो साक्ष्य है मस्जिद से पहले वहां मंदिर था। और अब हिंदू पक्ष इसी दावे के साथ 25 मई को मस्जिद परिसर में पूजा पाठ पर अड़ गए हैं। जानकारी के मुताबिक मैंगलुरु के बाहरी इलाके
गुरुपुरा तालुक में ये पुरानी मस्जिद है। यहाँ मलाली मार्केट में मस्जिद परिसर में मरम्मत का काम चल रहा है। मस्जिद के एक हिस्से को पहले ही गिरा दिया गया था। 21 अप्रैल को नीचे का मलबा हटाया गया तो एक स्ट्रक्चर देखने को मिला। अब विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने जिला प्रशासन से दस्तावेजों के सत्यापन तक काम रोकने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद अभी भी कश्मीरी पंडितों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उनके प्रदर्शनों का दौर लगातार चल रहा है। इसी बीच सूबे के गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की। इससे पहले सरकार की तरफ से राहुल की पत्नी को टाइप 4 की नौकरी दी गई, जिसे परिवार ने खारिज करते हुए कहा कि समुदाय के बलिदान के खिलाफ ये कुछ भी नहीं है और कश्मीर पंडित समुदाय इसी एवज में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा था। इनसे मुलाकात करने के लिए एलजी मनोज सिन्हा आज पहुंचे वहां। जानकारियां के बारे में, आपकी तकलीफ के बारे में मिलती रही है। एक बात कही गई कि मैं देर से आया और सच है, मैं उसी दिन आ रहा था। सुबह भट्ट जी की बहन और उनके बहनोई, इन दो लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी। मुझे बताया गया था कि एक डेलीगेशन मिलने वाला है। फिर बाद में मुझे कहा गया कि नहीं, लोग चाहते हैं कि वहीं आवे। आप सभी लोग सरकारी मुलाजिम हैं। हमने एक सूचना कराई थी कि धरने से चलिए अपने कैंप में, सड़क से मैं आके मिलूंगा। मैं जब लौट के आया तो मुझे सूचना दी गई कि आपका धरना खत्म नहीं हुआ है। फिर मेरी एक बैठक थी, मैं बैठक में चला गया। बैठक से आने के बाद रात को मुझे जानकारी हुई कि अब आप लोग कैंप में आ गए। फिर मुझे बात बेवजह की ख्वाहिश का अंजाम क्या होता है, आपको दिखाते हैं कि जहां 30 फीट की ऊंचाई से जब शख्स नीचे गिरा तो टेंशन भरपूर थी। उधर जोधपुर में पानी पर पैरा क्यों लगा है, एक एक करके हर तस्वीर आपके सामने। बेवजह बांध की दीवार पर चढ़ने की ख्वाहिश इस युवक को काफी भारी पड़ गया। करीब 30 फीट ऊंची बांध की दीवार से ये युवक रगड़ता हुआ सीधे फर्श पर आ गिरा और मौके पर मौजूद सब लोग बस देखते ही रह गए। तस्वीरें कर्नाटक के श्रीनिवास सागर बांध की है, जहां एक युवक को न जाने अचानक बांध की दीवार को चढ़कर पार करने का भूत सवार हो गया। लेकिन करीब 30 फीट ऊपर चढ़ने के बाद युवक के पैर फिसल गए और वो औंधे मुंह जमीन पर आ गिरा। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने बांध की दीवार पर चढ़ने को लेकर सख्त पाबंदी लगा रखी है। वहीं मौके पर मौजूद लोग भी युवक को ऊपर चढ़ने से मना करते रहे, लेकिन उसने एक न सुनी और नतीजा आपके सामने है। वहीं जख्मी युवक को बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राजस्थान के जोधपुर में पानी की भीषण किल्लत। हालात ऐसी है कि सीएम अशोक गहलोत के गृहनगर में पानी की चोरी रोकने के लिए पुलिस का पहरा लगाया गया है। पुलिस को पानी की चोरी करने वाले और बर्बाद करने वालों पर नजर रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पंजाब से जोधपुर तक आने वाली इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल में चल रहे क्लोजर का दायरा बढ़ने से जोधपुर और उसके आसपास के इलाके में जल संकट गहरा गया है। जोधपुर के जलाशयों में महज 10 दिनों का ही पानी बचा है। जल संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई है, जो पानी की बर्बादी रोकने के लिए लोगों को सजग करेगी। अभी मई के महीने में ये हाल है तो आगे क्या होगा, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। रूस यूक्रेन के बीच जंग के 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। रूस दुनिया के उन चंद देशों में शुमार है जिनकी सैन्य और आर्थिक क्षमता काफी बड़ी मानी जाती है। बावजूद इसके यूक्रेन से जंग में रूस के पसीने छूट रहे हैं। युद्ध जब शुरू हुआ तो माना जा रहा था कि 10 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन इसके ठीक उलट हो रहा है। रूस घातक हथियारों से यूक्रेन पर हमला कर रहा है, लेकिन यूक्रेन कहीं से भी रूस के आगे कमजोर पड़ने का नाम नहीं ले रहा। इसकी बड़ी वजह है यूक्रेन को दुनिया के 80 से ज्यादा देशों से मदद मिल रही है। इसमें 31 देश ऐसे हैं जो यूक्रेन को घातक हथियार और मिसाइलें दे रहे हैं। यूक्रेन किसी भी हाल में घुटने टेकने को तैयार नहीं है। और अब सीधा करता दिखाते हैं अब तक की 100 अहम खबरें।
वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी केस पर फैसला सुरक्षित। 45 मिनट की बहस के बाद आज सुनवाई खत्म हुई। वाराणसी जिला कोर्ट में वर्षीय एक्ट पर कल सुनवाई संभव। एडवोकेट कमीशन का काम पूरा हो चुका है, अब कल होगा अगली तारीख का ऐलान। विपक्षी वकील विष्णु शंकर जैन का बयान, कोर्ट कल तय करेगा कि सुनवाई कैसे हो, फैसला कब आएगा पता नहीं। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को कोर्ट रूम जाने से रोका गया। कोर्ट में सिर्फ 23 लोगों को इजाजत थी। मुस्लिम पक्ष को कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह पर कार्रवाई की मांग तहखाने के वीडियो लीक मामले पर कहा कि बहुत बड़ी साजिश है। ज्ञानापी में मंदिर होने की पुख्ता सबूत, 1632 में भारत आए ब्रिटिश ट्रेवलर पीटर मुंडी की किताब में खुलासा। पीटर की किताब में शिवलिंग, गणेश और नंदी का भी जिक्र। वाराणसी में किसी भी मस्जिद का जिक्र नहीं। पूर्व महंत कुलपति तिवारी की नई याचिका, शिवलिंग पूजा की इजाजत के लिए जिला कोर्ट में दायर की याचिका। शिवलिंग पर अशोक गहलोत के बयान पर बिफरे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का खुद को लिबरल दिखाने के लिए शिवलिंग का मजाक बनाना घोर पाप है। ज्ञानवापी पर जेडीयू नेता का बयान सामने आया, ज्ञानवापी मस्जिद था और रहेगा। कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई टली। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में एक और याचिका, हिंदू पक्ष ने एक और याचिका दायर की। हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश प्रयास ने दायर की नई याचिका में ईदगाह के शुद्धिकरण की मांग की। कल क्वाड समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। टोक्यो में प्रवासियों को पीएम मोदी ने किया संबोधित। भारतीय समुदाय के लोगों ने जमकर लगाए जय हिंद और भारत माता की जय के नारे। संबोधन की शुरुआत में पीएम मोदी ने किया स्वामी विवेकानंद का जिक्र, कहा स्वामी जी ने भी जापान की तारीफ की थी। टोक्यो में पीएम मोदी ने कहा कि मैं मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचता हूं। जापान में योग की लोकप्रियता का भी पीएम मोदी ने जिक्र किया। जापान को पीएम मोदी ने बताया नेचुरल पार्टनर का। जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध, बोध और ज्ञान का है। कोरोना काल की चुनौतियों पर भी बोले पीएम मोदी का। कोरोना में चौतरफा अनिश्चितता के बीच भारत ने ढूंढे समाधान। क्लाइमेट चेंज पर पीएम मोदी ने जताई चिंता, का क्लाइमेट चेंज एक संकट है। भारत में बुलेट ट्रेन पर पीएम मोदी का जापान को धन्यवाद, कहा भारत के विकास में जापान का सहयोग है। पीएम मोदी ने जापान में भारत को बताया मजबूत लोकतंत्र, कहा चुनाव में हमें मिली रिकॉर्ड सफलता। संबोधन के बाद जापान में रह रहे भारतीयों के साथ पीएम मोदी ने खिंचवाई सेल्फी। तो टोक्यो में प्रवासियों के संबोधन के दौरान लगे पीएम मोदी के जयकारे। टोक्यो में पीएम मोदी की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जापानी बिजनेस लीडर्स के साथ की बैठक। तो वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आईपीईएफ विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। एनईसी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन से मिले पीएम मोदी, भारत के टेलीकॉम सेक्टर में सहयोग पर कहा धन्यवाद। टोक्यो में पीएम मोदी ने बच्चों से मुलाकात की, पीएम ने बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिए। टोक्यो में पीएम मोदी ने की UNIQLO की सीईओ से मुलाकात, पीएम मित्र योजना में शामिल होने का आग्रह किया। टीम की टोक्यो दौरे पर विदेश मंत्रालय का ट्वीट, पीएम ने 30 जापानी कंपनीज के मालिकों से बात की। भारत के विकास में जापान के योगदान को सेलिब्रेट करेगा भारत। पीएम मोदी ने जापान वीक मनाने का सुझाव दिया। जापान के पीएम फुमियो किशिदा का बयान, अमेरिका जापान की चीन पर नजर है। चीन और रूस के अभ्यास की भी दोनों देश निगरानी कर रहे हैं। अमेरिका ने किया ऐलान, 12 देशों ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में हिस्सा लिया। एशियाई व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा ताइवान को चीन के अतिक्रमण से बचाने में मदद करेंगे। चीन की बाइडेन को खुली चेतावनी, ताइवान को कम नहीं आंकने की सलाह दी। स्वतंत्रता और खुलेपन के नाम पर छोटे घेरे बनाना चाहता है अमेरिका। चीन और बाकी एशियाई देशों को अपने प्यादे की तरह इस्तेमाल करने की मंशा रखता है अमेरिका, ये कहा गया। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का संबोधन, 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी के इरादे नेक नहीं, अब समझ आया कि क्यों हटाना चाहते थे धारा 370। सीएम हेमंत शर्मा के मदरसा खत्म करने के बयान पर महबूबा का पलटवार, कहा शाखाओं में हथियार चलाने की ट्रेनिंग। गुजरात और यूपी में मुसलमानों को हाल देखा है। मदरसे पर हेमंत के बयान पर तारिक अनवर का पलटवार, कहा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम भी मदरसे से पढ़े थे। उत्तराखंड के मदरसों को लेकर राज्य सरकार सख्त हुई, अल्पसंख्यक मंत्री ने 425 मदरसों की जांच के आदेश दिए। बेंगलुरु में एक पुरानी मस्जिद में मंदिर जैसा ढांचा मिलने का मामला, 25 मई को मस्जिद के आसपास पूजा करेंगे हिंदू ग्रुप। दिल्ली में पीएम संग्रहालय पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, आजादी से अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम। बड़गाम में टारगेट किलिंग के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का धरना प्रदर्शन। बड़गाम पहुंचे राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की। कश्मीर पंडितों से मुलाकात के दौरान बोले मनोज सिन्हा, कहा आपके दर्द को मैं समझता हूं।
ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा तुगलकी शासन की तरह है बीजेपी का राज। बीजेपी सरकार पर बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निशाना, कहा हिटलर और स्टालिन से भी बदतर है बीजेपी का राज। दिल्ली के नए एलजी बने विनय सक्सेना, इस्तीफे के बाद विनय सक्सेना ने ली अनिल बैजल की जगह। दिल्ली के नए एलजी विनय कुमार सक्सेना का मुख्यमंत्री केजरीवाल ने स्वागत किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, कल से 150 इलेक्ट्रिक बसों में 3 दिनों के लिए मुफ्त यात्रा कर सकेंगे दिल्लीवासी। दिल्ली में सीवेज समस्या से निपटने के लिए तैयार सीवेज प्लान। सत्येंद्र जैन बोले कि ट्रीटेड पानी की क्वालिटी में होगा 82% का सुधार। उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस में माथापच्ची, दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रियंका गांधी का मंथन। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निरंजन पटनायक का इस्तीफा मंजूर किया गया। अकाल तख्त जत्थेदार के बयान पर पंजाब सीएम का ट्वीट, सीएम भगवंत मान ने कहा कि युवाओं को हथियार नहीं गुरबाणी दें। 30 मई को पंजाब सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक, मुख्यमंत्री भगवंत मान कैबिनेट मंत्री के साथ चर्चा करेंगे। बिहार विधायकों को पटना न छोड़ने की खबर का मंत्री श्रवण कुमार ने किया खंडन, का पार्टी ने इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का झारखंड सरकार पर बड़ा आरोप, कहा झारखंड में घुसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के बीच ठनी, कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार को समर्थन नहीं देगी जेएमएम। सतना के मेयर रोपवे प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, मौसम विभाग के अलर्ट के बाद रोपवे चालू हुआ। जयपुर में बेरोजगार छात्रों और पुलिस में टकराव हुआ, प्रदर्शनकारियों की सीएम आवास की ओर कूच करने की कोशिश। पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा के बेटे ने इंदौर के गोरेवारी को मारी टक्कर, विरोध करने पर पीटा गया। दिल्ली महिला आयोग ने किया एमसीडी स्कूलों का औचक निरीक्षण। राजस्थान के जोधपुर में पीने के पानी की किल्लत, फिल्टर प्लांट्स के बाहर तैनात हुए गार्ड्स। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने भास्कर रमन की 3 दिन पुलिस हिरासत बढ़ाई गई, कार्ति चिदम्बरम का करीबी है भास्कर रमन। के पूर्व विधायक शिववचन सिंह समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज। आईएएस पूजा सिंगल मामले में साहिबगंज के जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार से पूछताछ की गई। संसद की प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश हुई नवनीत राणा। लखीमपुर हिंसा की दूसरी एफआईआर पर सुनवाई टली, खराब मौसम के चलते 6 जून को होगी अगली सुनवाई। ओडिशा के भद्रक में धारा 144 लागू हुई, आदिवासियों के धर्म परिवर्तन की शिकायतों के बाद प्रशासन ने फैसला लिया। जोधपुर में खाने का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने वाले पत्नी और पति गिरफ्तार किए गए। रणवीर सिंह दिव्या इंदौरा की हत्या हुई, रोहतक पुलिस ने बरामद किया दफनाया हुआ शव। इटारी के हंसराज प्लाजा में भीषण आग लग गई, मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 से 4 गाड़ियां मौजूद रही। वाराणसी की गंगा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ, 6 युवकों में से 3 की मौत हो गई। वाराणसी में नाव डूबने की घटना पर मुख्यमंत्री योगी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। लुधियाना पुलिस ने लुटेरे गैंग का भंडाफोड़ किया। झारखंड के चंतरा में विजय उत्सव के दौरान उत्पात हुआ। झारखंड के सरायकेला में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। दिल्ली के मुस्तफाबाद में आग हादसे पर एनएचआरसी का दिल्ली सरकार कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया। नवी मुंबई के सुपरमार्केट में काजू बादाम की चोरी हुई। नवी मुंबई में बिस्किट के नाम पर 39 लाख रुपए की ठगी की गई। गाजियाबाद की लोनी में नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। चारधाम यात्रा में अब तक 60 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, 66% लोगों को डायबिटीज और हाइपरटेंशन से मौत हुई है। राजस्थान के जोधपुर में वाटर इमरजेंसी, शहर के जलाशयों में केवल 10 दिन का पानी बचा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पानी की किल्लत पर बीजेपी का हल्ला बोल, देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में जमकर हुआ प्रदर्शन। रामपुर के माइनिंग माफियाओं के बीच भयंकर हंगामा हुआ, मौके पर पहुंची पुलिस ने संगीन धाराओं के तहत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के कोटा में तेज हवा से गिरे कई पेड़, कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हुई। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण की प्रगति रिपोर्ट सामने आई, चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने 23 मई तक की रिपोर्ट को तलब किया। डब्ल्यूएचओ महानिदेशक ने किया आशा वर्कर्स का सम्मान, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से नवाजा गया। 24 से 25 मई को रात में भी दौड़ेंगी कोलकाता मेट्रो, ईडन गार्डन स्टेडियम में आईपीएल मैच के चलते दी जाएगी स्पेशल सेवा। यूक्रेन में सेल्फ प्रोपेल्ड गन 2S5 का इस्तेमाल कर रहा है रूस, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। एशिया कप हॉकी में भारत पाकिस्तान का मैच 1-1 से ड्रॉ हुआ, 58 मिनट तक बढ़त के बाद भी नहीं जीत सकी टीम इंडिया। कश्मीर में फिल्म सेट पर समांथा प्रभु और विजय देवरकोंडा हुए चोटिल। बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी कंगना की फिल्म धाकड़, 100 करोड़ की लागत वाली फिल्म में नहीं की 10 करोड़ की कमाई, लगातार चौथी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हुई। मां के बर्थडे के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल से लौटी ऐश्वर्या राय बच्चन, इंस्टाग्राम पर साझा की खास की तस्वीर। शाहिद कपूर ने शेयर किया अपने यूरोप ट्रिप से फनी वीडियो। फिल्म पृथ्वीराज के नए गाने मखमली का टीजर रिलीज हुआ, 3 जून को सिनेमाघरों में आएगी अक्षय मानुषी की फिल्म। बॉलीवुड फिल्म रेनरवेंशन के लिए अलवर पहुंचे थे अनिल कपूर और जेरेमी रेनर।
टेलीविजन कॉमर्स स्टार मैडोना को इंस्टाग्राम में लाइव जाने से बैन किया। अब देखिए वो खबरें जिनकी चर्चा दिन भर देश में रही, पूरी फैक्ट और रिसर्च के साथ। ये नारे, ये स्लोगन भारत के किसी चुनाव प्रचार में नहीं लग रहे हैं। बल्कि हिंदुस्तान से 5,800 किलोमीटर दूर जापान की राजधानी टोक्यो में लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने के लिए पहुंचे तो पूरा हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर वहां मौजूद भारतीय मूल के लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जापान की धरती पर जय श्री राम के नारे लग रहे थे। जापान में हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। वहां मौजूद भारतीय नारे लगा रहे थे कि देखो देखो कौन आया, भारत मां का शेर आया। पीएम मोदी करीब 35 महीने बाद जापान के दौरे पर गए हैं। अपने बीच पीएम मोदी को पाकर वहां रहने वाले भारतीय बेहद खुश थे। आप यहाँ फेटा पहनकर आए हैं, क्या उत्सव का माहौल है यहाँ पे? क्यों अब ये फेटा पहनकर आए, क्या सोच के आए हैं? जी बिल्कुल, मोदी जी के तो जापान आने की खबर मात्र से ही हम एकदम माहौल जो है मोदी मोदी हो जाता है। और हम सब लोग जो है फेटा पहनकर आए हैं। हमने मोदी जी के लिए जितना हम करें उतना कम है। मोदी मोदी मोदी, देखो देखो कौन आया, भारत का शेर आया। देखो देखो कौन आया, भारत माँ का शेर आया। देखो देखो कौन आया, भारत माँ का शेर आया। हाँ, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ वही फेटा के बारे में बोल रहा था कि ये जो फेटा है वो सेलिब्रेशन, हाथ करिए उनको, सेलिब्रेशन के टाइम हम ये पहनते हैं। तो आज हमारे लिए, आज मोदी जी जापान में, एक मिनट मोदी जी जापान में पधारे हैं, तो हमारे लिए ये एक सेलिब्रेशन जैसा ही माहौल है। इसके लिए हमने ये सेलिब्रेशन में पहने वाला फेटा आज पहन के उनके सामने आया है। ओके, तो उत्सव का माहौल है आपके लिए। ये दिवाली होली सब एक ही है? सर बिल्कुल ऐसा लगता है घर से हमारा कोई बड़ा आ रहा है, हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, दिल में बहुत खुशी है और सुबह से बहुत एक्साइटेड है सर। इससे पहले सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से अपने होटल पहुंचे थे तो वहां बच्चों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने एक जापानी मूल के बच्चे से संवाद किया। नाम मित्सुकी है, मैं ग्लोबल इंडियन पांचवी कक्षा में पढ़ता हूँ। जापान में आपका बहुत स्वागत है। May I have your signature? May I have your signature, please? कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? Yes, I learned. हैं, बहुत अच्छा जानते हो। वाह वाह। और जापानी में क्या लिखा है? ये 3 भाषा लिख दी। मोदी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मंगलवार का दिन बेहद अहम है, क्योंकि मंगलवार को वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा क्वाड की अहम बैठक में शामिल होंगे, जहां वो चीन को भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के चक्रव्यूह में घेरने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। टोक्यो से माधव, टाइम्स ऑफ नव भारत के लिए। जापान की राजधानी टोक्यो, यहां धरती की 4 महाशक्तियों का महामिलन होने जा रहा है। 15 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और
ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित पीएम एंथनी एल्बनीज एक टेबल पर मिलने वाले हैं। इस मुलाकात से पहले यहां से 2088 किलोमीटर दूर बीजिंग में ड्रैगन की नींद उड़ी हुई है। यकीन मानिए, शायद आज की रात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि उनकी नजर तो टिकी है टोक्यो पर। पता नहीं 4 महाशक्तियों का क्या फैसला आता है। आखिर 4 देशों की इस महामुलाकात से शी जिनपिंग टेंशन में क्यों हैं? ये बताएंगे आगे, लेकिन पहले आप ये समझिए कि टोक्यो में कल होने वाली क्वाड मीटिंग खास क्यों है। पिछले 3 महीने से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ताइवान में ड्रैगन की हवाई घुसपैठ लगातार बढ़ रही है। साउथ चाइना सी से जापान सागर तक चीन अपनी धमक बढ़ा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पास सोलोमन आइलैंड में चीन नेवी बेस बनाने की तैयारी में है, जबकि हिंदुस्तान में लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक LAC पर ड्रैगन की नापाक नजर बनी हुई है। और इन सब के बीच टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन। मंगलवार को होने वाले क्वाड मीटिंग में न सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हो सकती है, लेकिन चीन की बढ़ती चालबाजी पर भी क्वाड देश डिस्कशन कर सकते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर सारे क्वाड देश एकांत हैं। न सिर्फ दक्षिण चीन सागर, लेकिन भारत प्रशांत क्षेत्र और ताइवान पर चीन की बढ़ती आक्रामकता पर लगाम लगाने के लिए सारे देश अपना प्लान कल की मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। दरअसल हाल के कुछ सालों में चीन ने न केवल LAC पर बल्कि हिंद महासागर में भी भारत पर बढ़त बनाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ ड्रैगन पूरे साउथ चाइना सी पर अपना दावा ठोक रहा है। चीन के इन कदमों को सुपर पावर बनने की कोशिशों के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर क्वाड के विस्तार का काम कर रहा है, ताकि चीन के इन मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। 2007 में क्वाड की बात शुरू हुई थी, फिर बात कहीं की कहीं चली गई, कुछ नहीं हुआ। 2017 में शुरू हुई तो चाइना एक तरह का टॉन्ट करता था, ये कुछ नहीं है, तो जैसे पानी में उबाल थोड़ा सा आ जाता है वैसा है, क्वाड का कोई मायने नहीं है और क्वाड कुछ कर नहीं रहा, कर नहीं सकता। परंतु अब पिछले 1 वर्ष में जिस प्रकार से गति पकड़ी है क्वाड की फॉर्मेशन ने और इनकी आपस की मीटिंग्स ने, और जो सीरियसनेस बढ़ गई है, इसके चलते चाइना को टेंशन हो गई है। चाइना साफ तौर पे जानता है कि क्वाड का गठबंधन जो है केवल और केवल चाइना को चेकमेट करने के लिए बनाया गया है, चाहे क्वाड नेशंस को इसका जिक्र करें या ना करें। आज इंडो पैसिफिक के तमाम देश जो हैं वो चाइना की दादागिरी से दुखी हैं। चाइना जो है उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फिशरीज को एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, बड़े पैमाने पर उनके ऊपर इकोनॉमिक बोझ डाल दिया है थ्रू डेट ट्रैप्स। इसके अलावा वो किसी भी इंटरनेशनल रूल या नियम को फॉलो नहीं करता। एक और क्वाड की मीटिंग शुरू भी नहीं हुई है, क्या फैसले होंगे ये भी तय नहीं है, लेकिन ड्रैगन टेंशन में है। दरअसल क्वाड में शामिल 4 देशों से चीन की खटपट है। भारत की बात करें तो लद्दाख अरुणाचल में सीमा विवाद है, जो तिब्बत को लेकर भी भारत का रुख चीन को खटकता है। तो वहीं अमेरिका से मजबूत रिश्ते ड्रैगन की टेंशन की बड़ी वजह है। अमेरिका की बात करें तो चीन अमेरिका ट्रेड वॉर और दक्षिण चीन सागर मामले में दखल चीन के वर्चस्व को चुनौती है, जबकि जापान और चीन में दक्षिण चीन सागर और सेनकाकू आइलैंड को लेकर विवाद है। ऑस्ट्रेलिया और चीन में समुद्री अधिकारों पर झड़प के साथ ही चीन से रिश्तों में कड़वाहट टेंशन की बड़ी वजह है। क्वाड मीटिंग से पहले चीन की ये टेंशन अब किसी से छिपी नहीं है। चीन के गुआंगझाओ में पाकिस्तान के नए नवेले विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में जब क्वाड पर सवाल हुए तो चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी आपे से बाहर हो गए। कह दिया कि क्वाड के नाम पर अमेरिका गिरोह बना रहा है। आजादी एवं खुलेपन के नाम पर अमेरिका क्वाड के नाम पर गिरोह बना रहा है। उसकी योजना इस ग्रुप के जरिए चीन के आसपास के माहौल को बदलने और चीन पर काबू करने की है। अमेरिका की ये रणनीति विफल साबित होगी। लेकिन चीन की टेंशन अभी कहां खत्म होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जापानी पीएम के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के बाद एक नए एशिया पैसिफिक नेटवर्क बनाने का ऐलान कर दिया है। इसमें शुरुआती तौर पर भारत जापान के साथ 13 देश जुड़ेंगे। चीन की चालबाजी पर सिर्फ क्वाड मीटिंग में ही चर्चा नहीं होगी, जबकि बहुत संभव है
कि जब टोक्यो में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन मिलेंगे तो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा पर चर्चा हो। दुनिया भर में कोई भी भारतीय आज सीना तान करके आंख में आंख मिला करके हिंदुस्तान की बात बड़े गर्व से कर रहा है। ये परिवर्तन आया। लेकिन क्वाड से पहले सैम अंकल ने एक ऐसी चेतावनी ड्रैगन को दे दी है जिसे हल्के में लेना चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लिए काल साबित हो सकता है। क्या है वो चेतावनी, जानने के लिए अगली रिपोर्ट जरूर देखिए। टोक्यो से माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला टाइम्स नाउ नव भारत पर लगातार जारी रहने वाला है।